हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ सृष्टि कोचिंग इंस्टीट्यूट में। और दोस्तों, हमारी जो ये ऑडियो लेक्चर की एक नई पहल है, इसमें आप सब जुड़िए, अपने दोस्तों को जोड़िए और यकीन मानिए इससे आपका जीवन बहुत अधिक प्रभावित होगा। आपकी पढ़ने की स्ट्रेटजी और आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। तो दोस्तों, आज आपके साथ कई दिनों बाद जुड़ना हुआ। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी जिस वजह से मैं नहीं आ पा रहा था। तो हम इसमें डिस्कस कर रहे थे कि इकोनॉमिक्स की क्लास में हमारा सिलेबस क्या रहेगा। और मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमिक्स में हम 22 चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें हम एक कंप्लीट सिलेबस कवर करेंगे, जो यूपीएससी, यूपी पीसीएस या अदर स्टेट पीसीएस और इसके साथ साथ यूपी पुलिस, पैट, यूपी पैट, एमपी के कोई भी एग्ज़ाम, यूपी के कोई एग्ज़ाम, और कुल मिलाकर कहे तो किसी भी स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम हो तो सब जगह ये आपके लिए मददगार होगी। और जैसे अभी हाल ही में बीपीएससी बहुत अधिक प्रचलन में है, तो उसके लिए विशेष तौर पर उसके लिए उपयोगी रहेगा। तो दोस्तों, हमने उसमें 11 चैप्टर हमने देखे कि उसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ाई करेंगे। चलिए हम इस श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं और इंट्रोडक्शन की क्लास सेकंड को आज हम पूरा करते हैं। और इस क्लास सेकंड में कंप्लीट सिलेबस आपको कवर करा दिया जाएगा और फिर इसके बाद कल से आपका सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा और इकोनॉमिक्स में चैप्टर 1 आपका स्टार्ट होगा। चलिए तो हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 12 की। चैप्टर नंबर 12 भारतीय वित्त बाजार इसका नाम रहेगा। चाहो तो आप साथ के साथ इसको नोट भी कर सकते हो, मैं बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं बोलूँगा। और अन्यथा आप मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करिए और वहाँ पर मैसेज करिए अपना नाम, आप किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और अपनी लोकेशन। वहाँ पर आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो चैप्टर नंबर 12 भारतीय वित्त बाजार में हम इसकी प्रस्तावना को देखेंगे। भारतीय मुद्रा बाजार क्या होता है उसको देखेंगे। म्यूचुअल फंड का नाम आपने सुना होगा, इसको समझेंगे। भारतीय पूंजी बाजार को हम समझेंगे। वित्तीय विनियम को हम समझेंगे। इन सब के अंतर्गत सब टॉपिक भी रहेंगे जो मैं चैप्टर वाइज आपको बताता रहूँगा। फिर हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 13 की, भारत में बैंकिंग। इसकी हम प्रस्तावना को देखेंगे। एनबीएफसी क्या होता है उसको समझेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक क्या होता है हम उसको समझेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक में व्यापारी बैंक, मौद्रिक नीति रुख और आंशिक आरक्षित बैंकिंग क्या होती है उसको हम समझेंगे। फिर हम समझेंगे बेस दर, एमसीएलआर को समझेंगे। ईबीएलआर को समझेंगे। तरलता प्रबंधन फ्रेमवर्क को समझेंगे। भारत में बैंकिंग का राष्ट्रीयकरण एवं विकास, बैंकों का संपीड़न, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक समझेंगे। सहकारी बैंक समझेंगे। वित्तीय क्षेत्र सुधार समझेंगे। बैंक क्षेत्र में सुधार समझेंगे। गैर लाभकारी एवं दाब परिसंपत्तियां पढ़ेंगे। एनपीए पढ़ेंगे। शोधन अक्षमता एवं दिवालियापन पढ़ेंगे। ये चैप्टर थोड़ा लंबा है, लेकिन आप निश्चित रहिए बहुत अच्छे से सब आपको समझ में आएगा। शोधन अक्षमता एवं दिवालियापन पढ़ेंगे। इसके बाद हम दुराग्रही चूककर्ता पढ़ेंगे। फिर हम मुद्रा का स्टॉक पढ़ेंगे। अनिवासी भारतीय जमा पढ़ेंगे। लघु एवं भुगतान बैंक पढ़ेंगे। वित्तीय समावेशन पढ़ेंगे, जो वित्तीय समावेशन के जैसे अंतर्गत अभी प्रधानमंत्री जन धन योजना चल रही है उसको समझेंगे। स्वर्ण निवेश की योजनाएं पढ़ेंगे। मुद्रा बैंक, क्रिप्टो इकोसिस्टम पढ़ेंगे। केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा पढ़ेंगे। नियो बैंक पढ़ेंगे।
और इन सब में हम आगे का रास्ता क्या होता है उसको समझेंगे। फिर आता है चैप्टर नंबर 14, भारत में बीमा। आपने सबने इंश्योरेंस के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा। तो भारतीय बीमा की परिभाषा क्या है, बीमा उद्योग क्या है, बीमा के कार्य यानी कि क्या है, AICIL क्या है, बीमा सुधार क्या है, पुनर्बीमा क्या है, जमा बीमा एवं ऋण गारंटी निगम पढ़ेंगे, निर्यात ऋण गारंटी निगम पढ़ेंगे, राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता पढ़ेंगे, सुधार की नई पहले पढ़ेंगे, राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन पढ़ेंगे, तृतीय पक्ष बीमा पढ़ेंगे, नए नीतिगत कदम क्या हो सकते हैं वो समझेंगे, बीमा उद्योग आज के परिप्रेक्ष्य में कैसा हो सकता है उसको समझेंगे, आगे का रास्ता क्या हो सकता है उसको समझेंगे। ये मैंने हेडलाइन लिखी हुई है सब टॉपिक की, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। इस प्रकार हम चैप्टर को और सिलेबस को हम कवर करेंगे। फिर हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 15 की। इसमें हम भारत में प्रतिभूति बाजार पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है भारत में प्रतिभूति बाजार। इसकी परिभाषा क्या होगी, प्राथमिक एवं द्वितीय बाजार क्या होगा, स्टॉक एक्सचेंज क्या होगा, सेबी क्या है, वस्तु व्यापार क्या है, स्पॉट एक्सचेंज क्या है, स्टॉक बाजार के महत्वपूर्ण पद क्या है, डेरिवेटिव डेरिवेटिव्स क्या है, सॉरी थोड़ी तबीयत खराब है, भारतीय निक्षेपागार रसीद क्या है, विदेशी वित्तीय निवेश क्या है, QFI योजना क्या है, RFPI योजना क्या है, पार्टिसिपेटरी नोट्स क्या है, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं PNS, और ECB नीति क्या है, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप क्या है, प्रतिभूतिकरण क्या है, भारत में कॉरपोरेट बॉन्ड क्या है, मुद्रास्फीति क्या है, पेंशन क्षेत्र क्या है, वित्तीय आकलन कार्यक्रम क्या है, भूभवन संपत्ति एवं अधिसंरचना निवेश न्यास क्या है, ESG निवेश क्या है, सामाजिक स्टॉक एक्सचेंज क्या है, और इसके साथ साथ जो चिंताएं और भविष्य के लिए जो दृष्टिकोण है उसको हम समझेंगे। फिर हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 16, भारत का वैदेशिक क्षेत्र क्या है। भारत का विदेशिक क्षेत्र, इसकी परिभाषा, विदेशी विनिमय भंडार क्या है, नियत मुद्रा व्यवस्था क्या है, उत्प्लावित मुद्रा व्यवस्था क्या है, प्रबंधित विनिमय दर क्या है, विदेशी विनिमय बाजार क्या है, भारत में विनिमय दर क्या है, इसकी प्रमुख शब्दावलियां पढ़ेंगे, चालू खाता, पूंजीगत खाता, भुगतान संतुलन, परिवर्तनीयता, विशेष आर्थिक क्षेत्र, विदेशी निवेश, उदारीकृत ECB, व्यापार की सुविधा, निर्यात प्रोत्साहन योजना, व्यापार संभार तंत्र, भारत का व्यापार, व्यापार का वर्तमान अवसर, भारत वैश्विक फार्मेसी के रूप में, बीपा और बिट क्या है, भारत के RTA क्या है, क्वाड क्या है, वैश्वीकरण और भारत को हम समझेंगे, भारतीय रुपये में व्यापार भुगतान को हम समझेंगे। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 17, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन एवं भारत, इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली को हम समझेंगे, ब्रिटेन वुड्स विकास क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या है, विश्व बैंक को हम समझेंगे, एशियाई विकास बैंक को समझेंगे, OECD को समझेंगे, विश्व व्यापार संगठन को समझेंगे, ब्रिक्स बैंक को समझेंगे, एशियाई अधिसंरचना निवेश बैंक को हम समझेंगे, और इसके साथ साथ IMF एवं विश्व बैंक का सुधार, इसको हम समझेंगे। चैप्टर नंबर 18 में हम क्या पढ़ेंगे, ये देखते हैं कि भारत में जो कर संरचना है, जो कर प्रणाली है भारत में, उसका इसमें हम अध्ययन करेंगे। तो इसके अंतर्गत हम कराधान की विधियां, व्यय की विधियां, मूल्य वर्धित कर, वस्तु और सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स का आपने नाम सुना होगा, वस्तु सौदा कर,
प्रतिभूति सौदा कर, पूंजी लाभ कर, न्यूनतम वैकल्पिक कर, निगम कर सुधार, लाभांश वितरण कर, वैधता और कराधान, कर अदायगी की सुगमता, कर प्रशासन में सुधार, 15वां वित्त आयोग और भविष्य का परिदृश्य क्या हो सकता है, हम इसको समझेंगे। अब अगर हम यदि बात करें चैप्टर नंबर 19 की, जिसका नाम है भारत में लोक वित्त, इसमें हम इसकी प्रस्तावना को समझेंगे, बजटिंग को समझेंगे, संघीय बजट को समझेंगे, घाटे का वित्त पोषण को समझेंगे, राजकोषीय नीति को समझेंगे, भारत में घाटा का वित्त पोषण क्या है, भारत की राजकोषीय स्थिति क्या है, भारत में राजकोषीय समेकन क्या है, आउटपुट आउटकम फ्रेमवर्क को समझेंगे, कटौती प्रस्ताव को समझेंगे, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण को समझेंगे, राजकोषीय वर्ष में परिवर्तन को समझेंगे, लोक ऋण क्या है, स्वतंत्र ऋण प्रबंधन क्या है, सामान्य राजकीय वित्त क्या है और कोविड-19 राजकोषीय प्रोत्साहन क्या है, इसको हम समझेंगे। फिर बात करें चैप्टर नंबर 20, धारणीयता एवं जलवायु परिवर्तन, भारत एवं विश्व दोनों के लिए। इसका परिचय, सतत विकास लक्ष्य यानी कि एसडीजी क्या है, भारत एवं सतत विकास लक्ष्य यानी कि एसडीजी के अंतर्गत ही इसको हम समझेंगे। पेरिस समझौता हुआ था, पेरिस समझौता क्या है, ग्रीन फाइनेंस क्या है, जलवायु वित्त क्या है, हरित जलवायु कोष, वैश्विक पर्यावरण सुविधा, आईएनडीसी, भारत का अंतर्राष्ट्रीय पहल, भारत के वन, जलवायु जोखिम बीमा, वन्यजीव संरक्षण, सिंगल यूज प्लास्टिक, बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन, ई अपशिष्ट प्रबंधन, भावी परिदृश्य, बुद्धिमत्ता के साथ विकास, इनको हम इस चैप्टर के अंतर्गत समझेंगे। फिर बात करते हैं हम चैप्टर नंबर 21 की, भारत में मानव विकास, इसके परिचय को जानेंगे, भारत में मानव विकास क्या है इसको समझेंगे, गरीबी का प्राकलन समझेंगे, बहुआयामी गरीबी समझेंगे, जनसांख्यिकी, सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना को हम समझेंगे, सभी के लिए शिक्षा को हम समझेंगे, कोविड-19 एवं स्कूली शिक्षा को समझेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को समझेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 थी जो, कौशल विकास को समझेंगे, रोजगार की स्थिति को समझेंगे, श्रम सुधार को समझेंगे, सभी के लिए स्वास्थ्य, जल एवं स्वच्छता, सभी के लिए घर, सामाजिक क्षेत्र व्यय, नीतिगत सुझाव, इनको हम समझेंगे। और लास्ट चैप्टर रहता है आपका ज्वलंत सामाजिक आर्थिक मुद्दे, यानी कि जो सामाजिक और आर्थिक मुद्दे हमारे चल रहे हैं उनको हम इसमें समझेंगे। तो इसमें हम कुछ टॉपिक देखते हैं, जैसे भारत में प्रक्रिया सुधार, करदाता सेवाएं कर व्यवस्था के प्रति विश्वास बढ़ाती है, इस बात को समझेंगे। भारत की आत्मनिर्भरता बनाम बहुपक्षवाद को हम समझेंगे, बुरे ऋणों के संकट का समाधान को समझेंगे, भविष्य के स्वास्थ्य सेवा की तैयारी को हम समझेंगे, भारत के लोक ऋण प्रबंधन में सुधार, लोक परिसंपत्तियों के मौद्रीकरण का महत्व, अर्थव्यवस्था की चक्रीयता, नागरिकों की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति और क्रिप्टो इकोसिस्टम का विनिमय, इनको हम समझेंगे। और ये इस चैप्टर का अंतिम टॉपिक रहेगा। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो जो इकोनॉमिक्स की हम श्रृंखला लेकर चल रहे हैं, इसमें हम इस इकोनॉमिक्स की श्रृंखला में हम इन 22 चैप्टरों का अध्ययन करेंगे। और आज ये चैप्टर यानी कि सिलेबस डिस्कस की लास्ट क्लास थी। दो क्लास में हमने इन चैप्टरों को समझा कि इनके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे। अब हमारी कल से फर्स्ट चैप्टर की क्लास स्टार्ट होने जा रही है। और जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है अर्थशास्त्र एक परिचय के रूप में, यानी कि एन इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, इसको हम पढ़ेंगे।
और इसके अंतर्गत जितने भी टॉपिक है इस चैप्टर के अंतर्गत हम उनको समझेंगे और कोशिश करेंगे कि एक क्लास में ये एक चैप्टर पूरा हो जाए। लेकिन कुछ चैप्टर इसमें ऐसे भी है जो बहुत बड़े चैप्टर है, जिनके लिए हमें 2 क्लास या 3 क्लास भी लेनी पड़ेगी, क्योंकि आज के समय में फॉर्मेलिटी बहुत होती है शिक्षा के क्षेत्र में। कोई भी टीचर आएगा, पढ़ाएगा और चला जाएगा। उसको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि बच्चा सेलेक्ट हो रहा है, बच्चे का भविष्य बन रहा है या नहीं बन रहा। उसको तो केवल अपने टारगेट पूरे करने होते हैं और वो पढ़ाता है, चला जाता है। ऐसा नहीं है कि सभी शिक्षक एक तरह के हैं। लेकिन आज के समय में अधिकतर यही चल रहा है कि अपने टारगेट पूरे करो, बच्चों का सिलेक्शन हो या ना हो उस बात से किसी को मतलब नहीं है। और देखिए, मैं ये नहीं कहता, मैं भी आप सभी के साथ का हूँ, कोई मैं 50-60 साल का बुजुर्ग नहीं हूँ। मैं अच्छे से समझ सकता हूँ कि एक छात्र की मनोस्थिति क्या होती है, और जब बार बार उसको फेलियर का सामना करना पड़ता है तो मैं समझ सकता हूँ कि उसकी क्या दशा होती है। और इसमें आप सब समझ सकते हो कि मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। मैं बिल्कुल निःशुल्क ये कक्षाएं यूट्यूब पर चला रहा हूँ, जिसको कोई भी देख सकता है, जिसके लिए कोई पे नहीं करना। अगर कोई ऐसा है कि जिसका फाइनेंशियली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है कि वो कोई क्लास नहीं खरीद सकता, उसके लिए विशेष रूप से उपयोगी है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें कि आज के समय में बढ़ती बेरोजगारी को देखते हुए कम उम्र में ही युवा जो शक्ति हमारी है वो किसी न किसी काम में व्यस्त हो जाती है। कोई प्राइवेट नौकरी करता है, कोई मजदूरी करता है, कोई दुकान चलाता है, तो समय का बहुत ज़्यादा अभाव हो जाता है। बहुत जल्द अगर आप सब बने रहते हो, जुड़े रहते हो, तो बहुत जल्द मैं एक ऐसी श्रृंखला भी चलाऊंगा कि टाइम प्रबंधन कैसे हम कर सकते हैं, यानी कि टाइम मैनेजमेंट। और कोई इसमें ऐसा नहीं है कि भाई सुबह को 5 बजे उठना है, रात को 10 बजे सोना है, 14 घंटे पढ़ाई करनी है, ऐसा कुछ नहीं। बिल्कुल ऑथेंटिक साइंटिफिक जो बातें होगी मैं उसमें लेकर के आऊँगा। और बहुत जल्द हम इस श्रृंखला को चलाएंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ बताने से पहले उस पर रिसर्च करनी पड़ती है, उसको खुद समझना पड़ता है, खुद अप्लाई करना पड़ता है, तब वो हम किसी दूसरे को उसका ज्ञान हम दे पाते हैं। तो अभी मैं उस पर वर्क कर रहा हूँ। जैसे ही मेरी रिसर्च कंप्लीट होती है तो मैं एक नई श्रृंखला भी लेकर आऊँगा टाइम मैनेजमेंट की, जो एक पढ़ने वाले विद्यार्थी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और धीरे धीरे हम, अगर आप सभी का प्यार बना रहता है, तो ऐसे बहुत सारे इनोवेशन हैं जो मेरे मस्तिष्क में है और मेरी डायरी में लिखे हुए भी है। क्योंकि मैं क्या, कोई भी अगर सक्सेसफुल इंसान है तो उसकी एक खूबी होती है कि वो किसी ना किसी रूप में एक डायरी मेंटेन करता है, जिसमें वो अपने रोज के लक्ष्य, रोज के टारगेट और वीकली टारगेट और मंथली टारगेट और ईयरली टारगेट को वो उसमें नोट करके रखता है और उन पर वर्क करता है। क्योंकि जब तक हमें हमारा लक्ष्य नहीं पता होगा कि हमें क्या टॉपिक क्लियर करना है, क्या हमको काम करना है, तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैंने अपनी डायरी में लिख कर रखा हुआ है कि आपके सामने क्या क्या नई नई इनोवेशन लेकर के आनी है, ताकि आप सबका सिलेक्शन होना एक आसान प्रक्रिया बन जाए और इस भीड़ भाड़ वाली लाइन से आप कुछ अलग हटके नजर आओ और अलग हट करके कुछ करो। और बहुत जल्द हम ऑफलाइन क्लास भी शुरू करेंगे। ऑफलाइन क्लास हमारी ताजपुर सिंभालका गांव में, जो शामली डिस्ट्रिक्ट और उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहाँ पर हमारे निवास स्थान पर ही क्लासेस स्टार्ट होंगी। और ये बहुत जल्द होगा, मैं ये नहीं कहता कि अभी होगा।
क्योंकि अगर कोई भी हमको काम करना है तो उसके लिए पहले बहुत सी तैयारियां करनी होती है। और वहां पर जो क्लास होगी ऑफलाइन, वो भी एक बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पर, मिनिमम प्राइस में क्लास होंगी, जिसको हर प्रकार का बच्चा अफोर्ड कर पाए। और स्पेशली ये क्लास आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए होंगी, जो मजदूरी करते हैं, प्राइवेट नौकरियां करते हैं, या जो डेली वेजेज पे अपना वर्क करते हैं, कि भाई डेली करते हैं और खाते हैं, उन सब के लिए विशेष रूप से होगी। और ये भी एक नई पहल होगी कि इतने कम प्राइस पर, देखो अपना खर्च तो हमको निकालना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि हम ऑफलाइन में भी फ्री पढ़ा देंगे। और एक बात ये भी है कि ऑफलाइन में बच्चा प्रत्यक्ष रूप से पढ़ाई करता है, उनके लिए प्रॉपर टाइम निकालना होता है, और बच्चे में भी अपना आत्मसम्मान होता है। अब अगर हम उनको फ्री पढ़ाएंगे तो उनको भी कहीं ना कहीं ये महसूस होगा कि हम उन पर कोई उपकार कर रहे हैं। तो इसलिए बहुत ही मिनिमम सी फीस ली जाएगी, जिससे कि सब उसको दे सके। और ऑनलाइन में निःशुल्क कक्षाएं रहेंगी, तो जो भी बच्चा ऑफलाइन में जुड़ना चाहेगा जुड़ सकता है। जब भी ऑफलाइन की क्लासेस स्टार्ट होंगी तब घोषणा कर दी जाएगी यूट्यूब पर ही। तो आप चैनल को इसको सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो, ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे। और कल से हम इकोनॉमिक्स की क्लास में जुड़ते हैं और अपना चैप्टर 1 पर कार्य करते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं, और उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से पढ़ाई करेंगे और इस नई पहल को सफल बनाने में पूर्ण सहयोग करेंगे। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो, ताकि कोई पढ़ने वाला बच्चा हमारे साथ जुड़ सके। ऐसा नहीं होता कि आप किसी और को इसको करोगे तो आप कंपटीशन, आपके लिए कंपटीशन हार्ड हो जाएगा, या आप शेयर नहीं करोगे, या आप अकेले कुछ हटके सीख लोगे। ऐसा नहीं है, बच्चा कहीं ना कहीं तो देखो सीखता ही है। वो यहाँ नहीं सीखेगा तो कहीं और सीखेगा। और मैंने पहले भी कहा हुआ है कि सिलेक्शन टीचर कभी नहीं करवा सकता। सिलेक्शन सिलेक्शन बच्चे की खुद की मेहनत, उसकी लगन से होता है। आप कितने भी महंगे से महंगे कोचिंग सेंटर में पढ़ लो और कितने भी सस्ते से सस्ते में पढ़ लो, जिस बच्चे में लगन होगी, मेहनत होगी, वो बहुत छोटे से सेंटर में, वो छोटी सी कोचिंग में, मैं कहूँगी सेल्फ स्टडी करके भी वो सिलेक्ट हो सकता है। और जिस बच्चे में मेहनत लगन नहीं होगी, वो कितनी भी बड़ी कोचिंग में पढ़ लो, कितनी भी अच्छी अच्छी स्टैंडर्ड बुक से पढ़ लो, कितनी भी अच्छी क्लासें कर लो, उसका सिलेक्शन नहीं होगा। तो टीचर कभी सिलेक्शन करा ही नहीं सकता। टीचर केवल एक मार्ग दिखाता है, और उस मार्ग पर बच्चा चलता है, अपनी मेहनत करता है, अपनी लगन से बच्चा सिलेक्शन लेता है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि 2-2 साल, 5-5 साल, 10-10 साल हो जाते हैं। और मैंने तो यहाँ तक देखा है कि 40-40 साल की एज तक की भी जो कोई जॉब आती है, जिसमें एज लिमिट 40 साल 45 साल होती है, वहां तक भी, मतलब यानी कि अगर हम कहे कि हमसे सीनियर, क्योंकि जब एक बच्चा कंपटीशन में उतरता है उसकी उम्र 18 से 20-22 साल रहती है, और उससे डबल एज का भी कंपटीशन में होता है, और वो भी क्लियर नहीं कर पाता। क्या अनुभव की उसके पास कमी है? नहीं, या तो उसको गाइडेंस सही नहीं मिला, या उसने मेहनत प्रॉपर तरीके से नहीं की जितनी मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि अनुभव उसके पास बहुत है। और एक ये है कि 18-20 साल का बच्चा जब 12वीं करके निकलता है, वो उसको सरकारी नौकरी मिल रही है। तो उसने क्या किया? उसने टाइम मैनेज किया, सही रणनीति बनाई, और उस पर मेहनत की। और कोई भी अगर उसका मेंटर होता है, कोई भी उसका शिक्षक है जिसने उसको एक राह पर चलना सिखाया, उसकी बात को बिना किसी सवाल के, बिना उस पर क्वेश्चन किए उस पर चलता है और मेहनत करता है, और उसको सक्सेस जरूर मिलती है। चलिए, ये कुछ अलग से बात होती है, इनकी मैं क्लास लूँगा जब आपको समझाऊंगा कि कैसे क्या संभव होता है।
और कैसे हमें अपना टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। चलो, जय हिंद, जय भारत।